मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी की थी, क्योंकि जहाँ मेरे माता पिता शादी करना चाहते थे, मैं उस इंसान को पसंद नहीं करती थी और पूरी जिंदगी एक अनचाहे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। शादी वाले दिन जब मैं दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई, तो मैंने पहले से ही तय कर रखा था कि मैं वहीं से भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी कर लूंगी। और मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैं तैयार होने के लिए पार्लर गई, मैं वहां से भाग गई और उस इंसान से शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अब उस घर की दहलीज पर मेरे माँ बाप, मेरे भाई कभी भी मुझे पैर नहीं रखने देंगे। इसीलिए मैंने खुद ही उस घर को त्याग दिया। मेरा पति बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान था, मगर उसके माता पिता ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। हम दोनों ने अपना एक अलग छोटा सा आशियाना बना लिया। उसने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी, हर सुख सुविधा का इंतजाम भी किया। मैं भी उसे दिलो जान से चाहती थी और उसके साथ बहुत खुश थी। शादी के 2 साल बाद जब मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। मैंने सबसे पहले ये खबर अपने पति के ऑफिस में कॉल करके सुनाई। वो भी मेरी तरह बहुत ज्यादा खुश हो गए। आने वाले बच्चे की खबर सुनकर उसी वक्त वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आने की बात कहने लगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो आज आखिरी बार घर आ रहे हैं। उसके बाद मैं कभी भी उन्हें देख नहीं पाऊंगी। काश मुझे पहले से पता होता, तो मैं उन्हें रोक देती। वो दफ्तर से खुशी खुशी घर वापस आते हुए मेरे पति की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद मेरे पति आखिरी बार 4 कंधों पर घर वापस आए और हमेशा हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ गए। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बाप के साये से दूर हो गया और मैं भी भरी जवानी में न सिर्फ विधवा हो गई, बल्कि दुनिया में अकेली रह गई। अपनों को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। गैरों के दर पर जाने वाला जमाना नहीं था। जवान औरत थी, क्या पता कब किसकी नजर बदल जाती। समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगती। मेरे पति के दूर की एक बूढ़ी रिश्तेदार थी, जिन्हें हम मौसी कहते थे। वो भी मेरी तरह दुनिया में अकेली थी। अपने सहारे के लिए मौसी को अपने पास ले आई और हम दोनों औरतें मिलकर जिंदगी की गाड़ी को धक्का मारने लगे। मौसी ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे पति के मरने के चंद महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अब मेरी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। एक जवान अकेली औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी आ गई थी, जिसके खाने पीने के साथ साथ उसकी पढ़ाई का, उसकी परवरिश का बोझ भी अब मेरे नाजुक कंधों पर आ पड़ा था। ऐसे में मेरी मौसी ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी बच्ची को घर पर संभाला और मैंने बाहर निकलकर अपने लिए कुछ काम तलाश करना शुरू कर दिया। जल्दी ही मुझे एक पास के स्कूल में एक टीचर की जॉब मिल गई और जिंदगी जैसे तैसे गुजरने लगी थी। मेरी बेटी कोमल धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर वो जवान हो गई। मेरी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी। मुझे कभी कभी उसकी सुंदरता से डर लगता था, क्योंकि गरीबों के घर में सुंदरता एक अभिशाप होती है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। अब मेरे हाथ पैर भी थकने लगे थे। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी चिंता थी कि मेरी बेटी कोमल की शादी हो जाए। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में हो, जहाँ उसकी बाकी की जिंदगी आराम और सुकून से गुजरे, क्योंकि मेरे घर तो कोमल को खुशी नसीब ही नहीं हुई थी। बहुत मुश्किल से उसके पढ़ाई के खर्चे पूरी करती थी। मैंने अपनी बेटी कोमल के रिश्ते के लिए स्कूल में सबसे बोल रखा था कि कोई अच्छा रिश्ता नजर में हो तो बताना जरूर। एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त सुनीता मेरे पास आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घर बहुत ही अच्छा है, लड़का भी इकलौता है। मैं तो बस तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ कराना चाहती हूँ। सुनीता ने इतने प्यार और विश्वास से कहा कि मैं भी खुश हो गई थी। वैसे भी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। काफी सालों से हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी था, इसीलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून हुआ था।
कि अब मेरी चिंताएं कम हो जाएंगी। मेरी बेटी जिस घर में शादी करके जा रही है बहुत ही पैसे वाला था और मेरी बेटी वहाँ सुकून से अपनी जिंदगी बसर करेगी। कुछ ही दिन में सुनीता की बहन हमारे घर आ गई थी। जब वो हमारे घर आई तो सामान से लदी हुई थी। उसने मेरी बेटी को पहले ही नजर में पसंद कर लिया और बहुत ही खुश नजर आ रही थी। मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया और मुझसे हाँ करवा कर ही दम लिया। मुझे भी वो लोग बहुत सुलझे हुए और खानदानी लगे थे। मैं भी अपनी बेटी के नसीब खुलते देखकर खुश थी। लड़के वालों ने जल्दी जल्दी शादी करने पर जोर दिया था, जिस पर मुझे कोई एतराज नहीं था। क्यों चंद मुलाकातों में ही लड़के को भी मैंने देख लिया था। लड़का मुझे बहुत पसंद आया था। इस रिश्ते का सबसे बड़ा मेरा मकसद था कि लड़के का घराना बहुत छोटा था। लड़के के पिता भी इस दुनिया में नहीं है। माँ और एक छोटी बहन ही थी और दूसरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त सुनीता की बहन का लड़का था। इसलिए मुझे विश्वास था कि घर बार बहुत ही अच्छा है, मेरी बेटी खुश रहेगी। मैंने दिन रात लगाकर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करना शुरू कर दिया। मैं शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे सब कुछ जो एक माँ दे सकती है मैंने देकर अपनी आशीर्वाद के साए में अपनी बेटी को विदा कर दिया। आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा ली है। हालांकि बेटी के जाने का दुख तो था, लेकिन इससे तो हर माँ को गुजरना पड़ता है। बेटी तो पराया धन होती है, उसे एक ना एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 बार मायके आई थी तो उसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी चमक रही थी, जिससे मैंने अंदाजा लगाया था कि वो अपने घर में बहुत खुश है और सुकून से है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरा सपना पूरा हो गया कि मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर में हुई है। लेकिन कुछ महीने बाद जब मेरी बेटी मुझसे मिलने आई तो उसने मुझे ये बात बताकर बेचैन कर दिया कि वो अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि उसके पति को काम के सिलसिले में बाहर भेजा जा रहा है और अब इतने बड़े शहर में सास और वो नहीं रह सकती थी, इसीलिए अपने गांव के मकान में जाकर रहेंगी। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि मैंने कभी अपनी बेटी को खुद से इतनी दूर नहीं भेजा था। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं दिल पर पत्थर रखकर उससे मिलने गई और वो भी मुझसे मिलकर खुशी खुशी सास के साथ गांव चली गई। मैं उसके जाने के बाद बहुत उदास रहने लगी, मगर रोज कोमल अपनी खबर मुझे देती रही तो मेरी उदासी खत्म हो गई। और एक दिन कोमल ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं रोज फ़ोन पर कोमल की सारी खबर लेती थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी खबर आना कम होने लगी। हमेशा उसकी सास ही बात करके बताती कि उसकी तबीयत ठीक है और मैं उसे कम ही उठाती हूँ। अभी कोमल आराम कर रही है, इसलिए आपकी बात नहीं करा सकती। मुझे अपनी बेटी की सास के बोलने के अंदाज में सच्ची माँ जैसी मोहब्बत महसूस होती थी, तो मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती कि मेरी बेटी को माँ जैसी सास मिली है। लेकिन एक रात एक ऐसी खबर आई कि उसने मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। एक रात मेरी बेटी के ससुराल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई है। मेरे लिए ये खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। इस जानलेवा खबर ने मेरी कमर ही तोड़ दी थी। मैं कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रह गई थी। जब कुछ होश आया तो चीखें मार मार कर रोने लगी थी। मेरी इकलौती बेटी थी, वही तो मेरा सब कुछ था। कोमल के अलावा मेरा इस दुनिया में कौन था। रोते रोते मेरी आवाज़ बंद हो गई। अब तो गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मुझे तो अपनी बेटी के गांव का भी कुछ अता पता नहीं था। मुझे अपनी बेटी से मिलने जल्दी गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त सुनीता को फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो पहले ही गांव गई हुई है। मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ तो अता पता दे, जिससे कि मैं आखिरी बार तो अपनी बेटी को देख सकूं। उसने मुझसे अपनी जान छुड़ाने वाले अंदाज में गांव का पता बताया और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं तो अपनी बेटी के गम में रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त जैसे तैसे खुद को संभाल कर मैं गांव पहुंची थी। मैंने फ़ोन पर अपनी समधन से कहा कि मेरी बेटी का अंतिम संस्कार
अभी ना किया जाए। मैं आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के घर पहुँच गई तो पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी। मेरी बेटी को एक अलग कमरे में रखा गया था। उसको एक मोटे से चादर में लपेट कर रखा गया। मैं कोमल से लिपट लिपट कर रोने लगी। पति के मरने के बाद कोमल ही तो मेरे जीने की एक आखिरी सहारा था। अब वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ औरत ने मुझे कोमल से अलग कराया और कहा, अब अंतिम संस्कार का समय हो गया है, आप हिम्मत रखो। जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। मेरी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू होने लगी। मैं एक तरफ निढाल सी पड़ी हुई थी। तभी मुझे पानी पिलाने के बहाने एक नौकरानी मेरे पास आई। उसने मेरे कान में कहा कि आप अपनी बेटी के साथ उस कमरे में अकेले 5 मिनट तक रुकें। नौकरानी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। आखिर कुछ तो राज है मेरी बेटी की मौत का। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और कोमल की सास से कहा, अब तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं आप लोगों से एक विनती करती हूँ कि मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी बेटी के साथ अकेले कमरे में रहने दें। मैं कुछ समय अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ। कोमल की सास ने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने मुझे मेरी बेटी के कमरे में छोड़ दिया। सारी औरतों को निकल जाने को कहा। अब उस कमरे में मैं और मेरी बेटी कोमल बचे थे। मैं जोर जोर से रो रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी बच्ची को अपने सीने में छुपा लूं। तभी कमरे की पिछली खिड़की की तरफ से वही नौकरानी अंदर आई। मुझे उसी नौकरानी का तो इंतजार था, क्योंकि वही मुझे बता सकती थी कि कोमल की मौत का क्या राज है। मैं जल्दी से उस नौकरानी के पास गई और उसे अपने पास बिठाकर कहा, मुझे जल्दी बताओ, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? उस नौकरानी ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बेटी कोमल जिंदा है। अगर यकीन ना हो तो तुम कुछ चादर हटाकर देख सकती हो। मुझे तो कुछ कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा कोमल का चेहरा देखा। उसके होठ, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसका पूरा शरीर ठंडा था। उसके जिंदा होने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन मैं नौकरानी की बात को भी झुठला नहीं सकती थी। भला कोई इस नाजुक समय में मजाक क्यों करेगी, वो भी एक माँ के साथ। मैंने कोमल को दोबारा चेक किया। मैंने उसके होठों के पास अपने कान रख दिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोमल की हल्की हल्की सांस चल रही है। नौकरानी सही कह रही थी कि मेरी बेटी जिंदा थी। लेकिन मैं करूं क्या? ये लोग बहुत ही शातिर लोग हैं। इन्होंने मेरी बेटी को कुछ ऐसा खिला दिया है कि उसका शरीर ठंडा और पूरा नीला पड़ चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी को इन शातिर लोगों से मैं कैसे बचाऊं। मेरे पास अब वही नौकरानी थी जो मेरी मदद कर सकती थी। मैं जल्दी से उसके पास गई, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा, प्लीज मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। साथ ही मैंने अपने गले से सोने की चेन उतारकर उस नौकरानी के हाथों में दे दी। ये चेन मेरे पति की आखिरी निशानी थी, जो हर वक्त मैं अपने गले में पहने रहती थी। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बेटी को इस खिड़की के रास्ते से ले जाओ और उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। नौकरानी, जिसका नाम रानी था, उसने अपनी जेब से एक छोटा सा मोबाइल फोन निकाला और किसी को फोन करके उस कमरे की खिड़की के पास बुला लिया। 2 मिनट के बाद ही खिड़की के नीचे 2 औरतें खड़ी थी। मैंने और रानी ने कोमल को खिड़की से नीचे उतार दिया। वो दोनों औरतें कोमल को लेकर चली गईं। कोमल की जगह मैं खुद कफन ओढ़कर लेट गई। मैं चाहती तो मैं भी वहां से कोमल के साथ और नौकरानी के साथ भाग सकती थी, लेकिन मैं नहीं भागी। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी। मुझे तो सच जानना था कि आखिर इन लोगों ने मेरी कोमल के साथ किया क्या है। रानी ने मुझे बहुत समझाया कि आप भी यहाँ से भाग जाएं। कहीं ऐसा ना हो ये लोग आपको कोई नुकसान पहुँचा दें। आपको सच्चाई जाननी है तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैंने रानी से कहा कि नहीं, मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। कि तभी बाहर दरवाजे पर खटखट हुई तो रानी ने मेरा चेहरा अच्छे से कफन से ढक दिया और सबसे कहा कि बहू रानी की माँ बहू रानी से आखिरी बार मिलकर खिड़की के रास्ते से चली गई है। सबसे पहले कमरे में कोमल की सास आई थी। सास हैरत से कहने लगी,
खिड़की से क्यों गई? दरवाजे से भी तो जा सकती थी। तभी रानी ने कहा कि मालकिन, बहू रानी की माँ जी कह रही थी कि अब इस खानदान से मेरा कोई संबंध नहीं। इन्होंने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा और वो मर गई। इसीलिए मैं अब इन लोगों का मुंह देखना नहीं चाहती। इसीलिए मैं खिड़की से जा रही हूँ। रानी के मुंह से ये बात सुनते ही कोमल की सास ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था। मैं हैरत से सब कुछ सुन रही थी। पहले तो मेरे मुंह पर कितना मीठा बोलती थी कोमल की सास, और मेरे पीछे कैसे जहर उगल रही थी। लेकिन मैं इंतजार में थी कि मुझे कुछ तो सुराग मिले कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, जिससे कि मैं इन लोगों के मुंह पर इनका तमाशा बना सकूं, इन्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया और वो मेरे अंतिम संस्कार के लिए मुझे लेकर चल पड़े। मेरी चिता तैयार कर दी गई थी। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसे ही लेटे रहती तो ये लोग मुझे चिता पर रखकर मेरी चिता को आग लगा देते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपना दिमाग चलाने लगी। इतनी देर में लोगों ने मुझे चिता पर लिटा दिया था और चिता को आग भी लगा दी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि जितने भी लोग मेरे अंतिम संस्कार में आए हुए थे, सब लोग एकदम से भाग खड़े हुए और तभी मुझे रानी ने चिता से बाहर खींच लिया। अभी बाहर की लकड़ियों में ही आग लग पाई थी। रानी मुझे खींचकर जल्दी से एक वीरान जगह की तरफ ले गई, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। उसने मुझे जल्दी से पानी पिलाया। उसने मुझे बताया कि मैंने ही फोन करके कहा था कि कोमल बहू रानी का भूत मैंने कमरे में देखा है। उनकी आत्मा कमरे में घूम रही है। यही सब सुनकर वो लोग डर के मारे भाग गए थे। मेरी सांसें थोड़ी मेरे कंट्रोल में हुई तो रानी मुझे लेकर एक झोपड़ी में चली आई, जहाँ उसने मेरी बेटी को रखा था। मैं रानी के पैरों में गिर गई। उसने आज हम दोनों की जान बचाई थी। मैंने रानी से कहा, रानी मुझे सारी सच्चाई बताओ कि ये लोग मेरी बेटी को क्यों मारना चाहते थे। रानी बोली, बहन जी, जब से कोमल बेटी की सास कोमल को लेकर आई थी, तभी से मैं देख रही थी कि कोमल की सास रोज दूध में कुछ मिलाकर कोमल को पिला रही है। एक दिन मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया और कहा कि ये तो मेरी बहू के होने वाले बच्चे की सेहत के लिए है। ये बहुत ही अच्छा पाउडर है। इसको पीने से कोमल बहू बहुत ही अच्छे सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। और मैं चुप हो गई। लेकिन धीरे धीरे कोमल की तबीयत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन कोमल ने अपना बच्चा भी खो दिया। उस दिन मैं समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो कोई ताकत का पाउडर नहीं था, कोई ऐसी दवा है जो अंदर ही अंदर कोमल को नुकसान पहुंचा रही है। जब से कोमल ने अपना बच्चा खो दिया, तब भी कोमल की सास नहीं मानी थी और रोज वही पाउडर उसको पिला रही थी। मैं कोमल की सास के इरादे को भाप गई थी कि वो उसे मारना चाहती है। इसलिए मैंने अपनी जानने वाली से एक जहरीली बूटी ली। इसे खाने से इंसान का शरीर ठंडा और नीला हो जाता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे इंसान मर चुका है, लेकिन इस जड़ी बूटी का इलाज कर दिया जाए तो इंसान की जान बच सकती है। कोमल की जान बचाने के लिए जहरीली जड़ी बूटी मैंने कोमल को पिला दी। जड़ी बूटी पीने से कुछ देर शरीर नीला पड़ गया और ठंडा पड़ गया। कोमल की सास को लगा कि उसका नुस्खा काम कर गया और कोमल इस दुनिया से चली गई। ये सारी कहानी सुनकर मेरे दिमाग में सनसनी दौड़ गई थी। ये लोग मेरी बेटी को जान से क्यों मारना चाहते थे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 8 दिन तक मेरी बेटी का इलाज रानी करती रही। रोज जड़ी बूटी पीसकर पिलाती रही। जब कोमल बिल्कुल ठीक हो गई तो रात के अंधेरे में मैं उसे लेकर अपने घर आ गई। मैंने अब तक उसे छुपाकर ही रखा था। किसी को नहीं बताया था कि मेरी बेटी जिंदा है। मैं ठंडे दिमाग से सोच रही थी कि अब आगे मुझे क्या कदम उठाना है। मैंने कोमल को सारी बात बताई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो देर तक मेरे घुटनों में सर रखकर रोती रही। कहने लगी, मम्मी, मेरी सास ने हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी थी और मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। ऐसी हालत में भी मेरी सास ने मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस दूध को मैं अमृत समझकर पी रही थी, वही दूध मेरी जिंदगी लेने वाला है। मैंने तो कार्तिक को दिलो जान से प्यार किया था, लेकिन मम्मी, मुझे लगता है कार्तिक इस सब में शामिल नहीं है। वो मुझे अब भी प्यार करते हैं। मुझे कार्तिक को कॉल करना चाहिए, लेकिन मैंने कोमल को रोक दिया। मैं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि कार्तिक कोमल से प्यार करता है या नहीं। वो इस पूरी साजिश में हो सकता है। एक दिन
मैं मार्केट गई हुई थी तो मैंने देखा कि कार्तिक किसी लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रहा था। उसके चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। कोमल के मरने का कोई गम उसके चेहरे पर नहीं था। और कार्तिक की ये खुशी देखकर मुझे समझते देर न लगी कि कार्तिक भी इस सब में शामिल था। मैं उन लोगों को यूं खुला नहीं छोड़ सकती थी जिन्होंने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सारी कहानी पुलिस के सामने सुना दी और पुलिस को लेकर कार्तिक के गांव पहुंच गई। कार्तिक की माँ मुझे इस तरह पुलिस के साथ देखकर चौंक गई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। पुलिस ने जब सारा केस सामने खोल कर रखा तो कहने लगी, मैं तो अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, उसकी देखभाल करती थी। उसकी मौत अपने आप हुई है, हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। गांव वालों ने भी गवाही दी थी कि कार्तिक का परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है, पूरे गांव की मदद करता है, वो किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन पुलिस ने किसी का विश्वास नहीं किया और पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। और फिर कोमल की सास के कमरे से वो दवा मिल गई जो वो कोमल को रोज पिलाती थी। कोमल की सास उस दवा को अभी तक फेंक नहीं पाई थी। शायद उसे विश्वास था कि उससे सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं आएगा। पुलिस उन सब लोगों को पकड़कर थाने ले आई, जहां पर पुलिस ने सबकी अच्छे से खातिरदारी की और पुलिस की मार से कार्तिक की मां ने सारा सच उगल दिया। कार्तिक की मां ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही कोमल और उसके बच्चे की जान ली है और ये सब उसके प्लान का एक हिस्सा था। और जब कार्तिक की मां ने पूरी कहानी सुनाई तो मैं कांप कर रह गई। 20 साल पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए थे। कार्तिक की मां ने बताया कि 20 साल पहले जब तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ हुआ था तो उस समय हम सब बहुत खुश थे। बहुत मुश्किलों से हमारा भाई शादी के लिए माना था। इकलौता भाई था, उसकी खुशियाँ हमें बहुत प्यारी थी। मेरे भाई नितिन ने तुम्हें कहीं देख लिया था और तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। उसने कहा, अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की से, वरना नहीं करूंगा। और फिर भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता भी हो गया था। भाई दिन रात तुम्हारी बातें करता था और तुम उसे नजरअंदाज कर देती। एक दिन भाई ने तुम्हारे हाथों में अंगूठी पहनाकर तुम्हारे हाथों को चूम लिया था तो तुमने भाई के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया था और कहा कि तुम भाई से नफरत करती हो, किसी और से प्यार करती हो, तो तुम मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती। बस यही सदमा मेरे भाई को ले गया और उसने अपनी जान ले ली। हम मैंने ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने और सुनीता ने उसी समय तय कर लिया था कि हम अपने भाई का बदला लेकर रहेंगे। तुमने तो भागकर अपने आशिक के साथ शादी कर ली थी, लेकिन मेरा भाई इस दुनिया से ही चला गया था। हम अपने इकलौते भाई का दर्द बुला नहीं पा रहे थे। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरे भाई के गम में चल बसी थी। और फिर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पति का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हारे पति के बाद भी हमें सुकून नहीं मिला था। हम तुम्हें पल पल मरता तड़पता देखना चाहते थे। तुम्हारे पास एक इकलौती खुशी थी, तुम्हारी बेटी, उसे भी हम छीन लेना चाहते थे। इसलिए सुनीता ने तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाई और फिर मैं तुम्हारी बेटी से पल पल बदला लेने लगी। कोमल की सास के मुंह से ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने पति को याद करके मैं बिलख कर रोने लगी और तभी रानी मेरी बेटी को ले आई। कोमल को जिंदा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी थी कि कैसे मैंने अपनी बेटी की जान बचाई थी। पुलिस ने उन लोगों को जेल में डाल दिया और उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की। कुछ समय के बाद मैंने कार्तिक और कोमल का तलाक करवा दिया। गुनाहगारों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई थी। मेरी बेटी भी अब उनके चुंगल से छूट चुकी थी। लेकिन मेरे निर्दोष पति बिना किसी दोष के ही इस दुनिया से चले गए थे। ये दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि अगर मैं टूटकर बिखर जाती तो फिर कोमल को कौन संभालता। कोमल का भी तो सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसका सब कुछ लुट चुका था। कोमल ने कार्तिक को सच्चे दिल से प्यार किया था और जब दिल टूट जाता है तो उसकी तड़प बहुत ही बुरी होती है। वो अंदर से टूट चुकी थी। अब धीरे धीरे कोमल संभलने लगी और उसने एक नौकरी कर ली। अब हम माँ और बेटी
ने जिंदगी की एक नई शुरुआत की। मैंने कोमल से दूसरी शादी करने को कहा, लेकिन कोमल ने मना कर दिया। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब वो मेरी बात मानकर अपना घर बसा लेगी। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है कि भले ही लड़का अमीर ना हो, लेकिन मेरी बेटी से सच्चा प्यार करने वाला हो। आप लोग भी दुआ करना कि मेरी बेटी को सच्चा प्यार करने वाला पति मिले। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।